अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 37 ऑफ पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। आज हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ख़त्म हो जाएगा पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट और ये इस पे लास्ट लेक्चर है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 37 तक कौन सी प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है प्रीएम्पशन से रिलेटेड। सेक्शन 29, गवर्नमेंट मे एक्सक्लूड एरियाज फ्रॉम प्रीएम्पशन। द गवर्नमेंट मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट declares that in any local area or with respect to any sale or class of sale no right of preemption shall exist or only such limited right as it may specify shall exist। अब सेक्शन 29 ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक्सक्लूड कर सकती है कुछ एरियाज को राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज करने से, यानी कुछ जो एरियाज हैं वो एक्सक्लूड किए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट के उन पर जो है वो आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो कुछ एरियाज को या किसी भी एरिया के किसी खास हिस्से को एक्सक्लूड कर सकती है बाय फ्रॉम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। Section 30, limitation. The period of limitation for a suit to enforce a right of preemption under this act shall be 4 months from the date of the registration of the sale deed। यानी जैसे ही सेल डीड होगी तो उससे जो लिमिटेशन स्टार्ट होगी सूट ऑफ प्रीएम्पशन इंस्टीट्यूट करने की वो 4 मंथ्स है। बी, of the attestation of the mutation if the sale is made otherwise than through a registered sale deed। अगर रजिस्टर्ड सेल डीड की बजाय आपकी जो सेल है वो कहाँ से इफेक्ट होती है, थ्रू म्यूटेशन, यानी इंतकाल के थ्रू जो है वो उसको इफेक्ट दिया जा रहा है, तो उसकी भी जो है वो जैसे ही म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन से आगे जो है उसके 4 मंथ्स होंगे। 4 मंथ्स के तहत आपने सूट इंस्टीट्यूट करना होगा। C, on which the vendee takes physical possession of the property if the sale is made otherwise than through a registered sale deed or mutation। अब C के अंदर ये कहा गया है कि जैसे ही जो वेंडी है वो पोजेशन हासिल करता है, चाहे उसने सेल डीड के तहत प्रॉपर्टी खरीदी है या थ्रू म्यूटेशन उसने अपने नाम कराई है वो प्रॉपर्टी, जैसे ही वो पोजेशन हासिल करेगा उस प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन हासिल करने के बाद 4 मंथ्स का टाइम होगा जो प्रीएम्प्टर है अगर वो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है तो। डी, ऑफ नॉलेज बाय द प्रीएम्प्टर इफ द सेल इज नॉट कवर्ड अंडर पैराग्राफ ए और पैराग्राफ बी और पैराग्राफ सी। अब अगर पैराग्राफ ए बी और सी के अंदर वो नहीं आ रही और जैसे ही प्रीएम्प्टर को पता चलता है कि ये जमीन सेल हो चुकी है तो बाय द नॉलेज, जैसे ही उसको नॉलेज होती है तो उसने डिमांड्स करनी होंगी प्रीएम्पशन की, लेकिन विद इन 4 मंथ्स उसने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके सूट भी इंस्टीट्यूट करना होगा। सेक्शन 31, नोटिस। द ऑफिसर रजिस्टरिंग द सेल डीड और अटेस्टिंग द म्यूटेशन ऑफ अ सेल shall within 2 weeks of the registration or attestation as the case may be give public notice in respect of such registration or attestation। अब सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि कोई भी जो ऑफिसर है जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है या म्यूटेशन की अटेस्टेशन कर रहा है तो उसने क्या करना होगा, पब्लिक नोटिस देना होगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है या ये जो प्रॉपर्टी है ये सेल हो चुकी है और इसकी अटेस्टेशन की जा चुकी है, तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उसने क्या करना है, पब्लिक नोटिस देना है। Subsection 2, the notice under subsection 1 shall be deemed to have been sufficiently given if it is displayed on the main entrance of a mosque and on any other public place of the village or place where the property is situated। अब सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर ये नोटिस
मस्जिद के गेट के सामने लगा दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है, या किसी भी गांव की जो जगह है जहां पर पब्लिक इकट्ठी होती है, चौक वगैरह, अगर वहां लगा दिया जाता है, या जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उसकी जगह पर लगा दिया जाता है, तो ये समझा जाएगा कि ये जो सब सेक्शन 1 है उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट की जा चुकी हैं, यानी जो नोटिस था लगाना था उसको डिस्प्ले कर दिया गया है। सब सेक्शन 3, the charge for the notice under subsection 2 shall be recovered from the vendee by the officer registering the sale or attesting the mutation as the case may be at the time of such registration or attestation। कि जैसे ही वेंडी रजिस्ट्रेशन या अटेस्टेशन करवाता है अपनी प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, तो जो ऑफिसर है जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है या जो अटेस्टेशन कर रहा है, वो वेंडी से उसके जितने भी खर्चे हैं नोटिस के, यानी जितने भी वो उसने आते हैं कॉस्ट्स आएंगी, जितना भी खर्चा आएगा तो वो वेंडी से लिया जाएगा। यानी वेंडी जो है वो जितना भी नोटिस का, पब्लिक नोटिस का खर्चा आना है वो वेंडी ने ही देना है जो जमीन खरीद रहा है। सेक्शन 32, matters any salary or acknowledges to the provisions of this act, matter any salary or acknowledges to the provisions of this act which have not been specifically covered under any provisions thereof shall be decided according to the Sharia। अब सेक्शन 32 ये कह रहा है कि कोई भी जो प्रीएम्पशन से रिलेटेड मामलात हैं और वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं किए गए, तो वो आपने कहां से उनको देखना होगा, थ्रू शरिया देखना होगा कि शरीयत उनके बारे में क्या कहती है। यानी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन या प्रोपोजिशंस आ जाती हैं जो इस एक्ट या जो ये एक्ट है उनको वो कवर नहीं कर रहा एक्सक्लूसिवली, तो आपने कहाँ जाना है, कहाँ से आपने जो है वो हदायत लेनी है, वो थ्रू शरिया, यानी शरीयत ने जो उनका तरीका बताया है, इस्लामिक लॉ ने, वहां से आपने इसको जो है गाइडेंस लेकर हल करना होगा। सेक्शन 33, एप्लीकेशन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एंड कानून शहादत, the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 and Kanun Shahadat 1984 or any other law on the subject for the time being in force shall mutatis mutandis apply to the proceedings under this act। यानी इस पे जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और जो एविडेंस कराया जाएगा वो कहाँ से करवाया जाएगा, कौन सी प्रोविजंस इस्तेमाल होंगी, कानून शहादत ऑर्डर की, यानी सीपीसी एंड कानून शहादत वो क्या है, इस पे एप्लीकेबल हैं। जो प्रोसीजर है कोर्ट्स का वो कहाँ से आपने फॉलो करना है, सीपीसी का, और जो एविडेंस करवाने हैं, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, वो कहाँ से करवाना होगा आपने, जो प्रोविजंस हैं QSO की 1984 कानून शहादत ऑर्डर की, उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो दोनों ये जो है इस पर एप्लीकेबल हैं। अब आते हैं सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 की तरफ। सेक्शन 34 जो है वो रिपील के बारे में बता रहा है कि ये जो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है 1991 का, इसने किसको रिपील किया था, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1913 को रिपील किया था। और सेक्शन 35 जो है ये सेविंग्स के बारे में बात कर रहा है कि कुछ जो प्रोविजंस थी जिसमें वो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट था, इसके बाद जो ऑर्डिनेंस भी आया था, उसके जो सेविंग्स थी, जो डिक्रीज या पास हो चुकी थी, ऑर्डर्स पास कर दिए गए थे, तो उनको जो है वो कुछ लॉ जो है वो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1913 के, और कुछ जो हैं वो इसके थ्रू पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के तहत गवर्न किए जाएंगे। आई थिंक ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अब तो किस्सा माजी बन चुका है, तो इसको देख लीजिएगा, आसान सा है। अब आते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36, Government may by notification in the official gazette makes rules for carrying out the purpose of this act। यानी गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी ताकि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सेक्शन 37, रिपील ऑफ ऑर्डिनेंस 9 of 1991, द पंजाब प्रीएम्पशन ऑर्डिनेंस 1991 इज हेयर बाय रिपील्ड, यानी इसने पंजाब प्रीएम्पशन ऑर्डिनेंस जो था 1991 का उसको भी रिपील किया है। सेक्शन 37 ये कह रहा है। तो ये था हमारा पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट जो हमने इस लास्ट लेक्चर में कवर किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ जाएंगे।
अगर पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।